तो आज के आपके करंट अफेयर्स 14 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडियाज रिन्यूएबल टारगेट्स। तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी और उसके टारगेट्स के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बेसिक डेफिनेशन में क्या फर्क है? जो तो अनलिमिटेड हो या बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाए वो रिन्यूएबल है, ठीक है। जो बहुत जल्दी दोबारा से आ सकती है वो रिन्यूएबल है। जो जल्दी वापस नहीं आने वाली वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो लार्ज डैम्स हैं उन्हें रिन्यूएबल में नहीं डाला जाता, पर जो आपकी टाइडल एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है इन्हें रिन्यूएबल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि टाइड्स तो आती रहेंगी, जो समुद्र में कभी पानी ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है टरबाइन घुमा रहा है वो, तो वो अपने आप में टाइड एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आपकी ये सब कुछ वो रिन्यू। इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। बायोगैस क्लीन नहीं है पर बायोगैस रिन्यूएबल है, क्योंकि काऊ डंग कभी खत्म, खासकर इंडिया में तो नहीं होने वाला, इतनी ज्यादा गायें हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारे लिए एनर्जी भी अनलिमिटेड है। तो आपकी इंडिया की बात की जाए, देखो इंडिया ने ना एक पहले अपने लिए टारगेट सेट किया था, हम उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। हमने 2022 तक कितनी लगानी थी? हाँ 175 गीगावाट्स क्लीन एनर्जी लगानी थी। इसमें क्या है कि हमने 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसके अलावा हमारी मतलब हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो को एक्सक्लूड करके 100 गीगावाट्स, ठीक है। इंडिया पूरी दुनिया में 4th नंबर पे स्टैंड करता है रिन्यूएबल एनर्जी जितनी इंस्टॉल की है हमने। 5th नंबर सोलर एनर्जी में और 4th नंबर विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी में एक्चुअली इंडिया बहुत आगे है। दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट, यानी कि जो टर्बाइन्स है ना, उससे तो हम एक्सपोर्ट तक भी करते हैं। इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स में रहते हैं। जहां पे समुंदर होगा वहां पे हवा रोज चलेगी। ये ज्यादातर वहां पे ऐसे एरियाज पे लगाई जाती है जहां पे रोज हवा चले, नहीं तो टर्बाइन का फायदा ही क्या है, ठीक है। अगर महीने में 25 दिन बंद ही रही तो लगाने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ पे सोलर जैसी चीजों पे फोकस है। तो हमारे जो ये सारी चीज मिनिस्ट्री कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो ये सब कुछ करती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 100 हो चुकी है, 50 अभी अंडर इंस्टॉलेशन है और 27 के टेंडर्स निकले हुए हैं, ठीक है। इंडिया ने ओवरऑल जो अपना ये टारगेट था 175 गीगावाट्स का, इससे भी बढ़ा के हमने 2030 तक अब अपना टारगेट कर लिया है 450 गीगावाट्स का, क्योंकि ये तो हमें पता है ये अचीव हो जाएगा। अब हम अगले टारगेट की तरफ देख रहे हैं कि 450 गीगावाट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना शुरू कर दे हम बाय 2030। तो अगले 10 साल का अब हमने टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है। इसी के चलते हुए इंडिया अपने पूरे टारगेट फिक्स कर रहा है और हर चीज हम इसी अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के ऊपर इस चीज का प्रेशर डाल रही है कि हम अपना नेट जीरो एमिशन गोल भी डिसाइड कर लें। अब ये नेट जीरो एमिशन गोल होता क्या है? नेट जीरो एमिशन गोल का मतलब है कि जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो उतनी ही आप किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी करो। कैसे हो सकता है ये? एक तो आप एनर्जी साफ बनाने लगे तो जितनी आप लेट्स सपोज थर्मल पावर प्लांट चला रहे हो उसी के बराबर अगर आप क्लीन एनर्जी चला रहे हो तो बैलेंस हो गया। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन करो और पेड़ लगाओ। एक और भी चीज होती है जिसे कहते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल, ये नेचुरल प्रोसेस भी है और आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि ऐसा नहीं है कि अर्थ अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नहीं करती।
अर्थ क्या करती है, लगातार ना कार्बन को एब्जॉर्ब करती रहती है, चाहे आपकी ओशंस हो, चाहे आपके सॉइल हो, हर चीज आपकी कार्बन को अपने अंदर स्टोर करती रहती है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। तो आपके लगातार कार्बन डाइऑक्साइड आपके ओशंस में, पत्थरों में, सॉइल में, हर जगह एब्जॉर्ब हो रही है, प्लांट्स में तो हो ही रही है ऑब्वियसली। तो सारी अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती रहती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसे आर्टिफिशियली भी कर देते हैं। कैसे कि लेट्स सपोज कहीं पे हमने कोई माइन बनाई थी, कभी क्लोज्ड माइन, ठीक है, जमीन के अंदर कभी किसी जमाने में हमने कहीं पे कहीं माइनिंग करते थे, और एक जमीन के नीचे कोई ऐसे हमने पूरी केव खोदी और यहां से अंदर पूरी डीप माइन बनाई हुई है। अब एक टाइम के बाद वो माइन जो होती है ना, उसमें ज्यादातर सामान निकाल लिया, अब जो अंदर सामान बचा भी है उसे निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उस माइन को ना खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कहीं और कॉन्ट्रैक्ट इश्यू हो जाएंगे, उसे खाली कर दिया जाता है। पर ये खाली माइन अब किसी काम की तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि ये सारी की सारी कार्बन यहाँ पे ना मशीन इंस्टॉल कर देते हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन को खींचेगी और सारी कार्बन को इस केव के अंदर भरती जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर के अंडर हम कार्बन सारी केव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, फिर इस केव को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस केव को बंद कर दिया जाता है। अब जितनी अर्थ के अंदर खाली जगह थी, हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के अर्थ के अंदर डाल दी, वो एक तरह से अब एटमॉस्फेयर में गर्मी नहीं कर पाएगी ना, तो अपने आप वो मुसीबत खत्म होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि लॉन्ग टर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड कई बार आपके कैल्शियम या इन चीजों से रिएक्ट करके अपने खुद के पत्थर बनाने लग जाते हैं, तो अर्थ के अंदर ही पत्थर और बनने शुरू हो जाएंगे और वो एरिया लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से वो चीज कवर हो जाएगी। क्लियर है? तो इस ऐसे हमने सोचा। तो नेट एमिशन का इंडिया ने इस टाइम कोई टारगेट नहीं लिया है। नेट जीरो एमिशन हम कब पहुंचेंगे? इंडिया का अपना एस्टिमेट है कि हम 2050 तक इंडिया सोच रहा है कि हम मीट कर जाएंगे, पर अभी तक इंडिया ने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया। अभी हम टारगेट नहीं फिक्स कर रहे हैं, अपने आप को कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं, पर क्योंकि इंडिया का कहना है कि देखो अभी तो हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया अभी तो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, तो अभी तो ये चीजें पोल्यूशन और बढ़ना है। हम पहले ही कह दें कि अब हम रुक जाएंगे, तो एक तरह से हमने अपनी डेवलपमेंट रोक रहे हैं ना, बाकी देशों ने तो रोकी नहीं थी। डेवलपिंग देश डेवलप्ड देशों को यही कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत है, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके अमेरिका है, इन सबको, क्योंकि तुमने अपने टाइम पे पोल्यूशन कर लिया, अब तुम पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहे हो कि पोल्यूशन कंट्रोल करो। ठीक है, हम भी करेंगे, वो कहते हैं हम भी करेंगे तुम भी करो, पर डेवलपिंग देश यही कहते हैं कि अभी तो हमारा टाइम है ग्रो करने का, हम क्यों रुकेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पे दो चीजों का कंफ्लिक्ट आ जाता है कि क्या डेवलपमेंट ज्यादा प्यारी है या क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डेवलपिंग देशों को असर भी कम होगा क्योंकि हमने पोल्यूशन नहीं किया, असर तो पूरी ह्यूमैनिटी को ही होगा, चाहे पोल्यूशन किसी ने भी कर दिया। तो अब देखो आगे जाके इंडिया को टारगेट फिक्स करता है जाए। ओवरऑल इंडिया ने जो अपने लिए एक बेसिक टारगेट लिया है वो ये है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं, यानी कि कार्बन रिलीज और जितनी एब्जॉर्ब करते हैं उसे बेटर कर देंगे। क्या टारगेट है हमारा कि 33 to 35%। 2005 में इंडिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी पहले का टारगेट लिया जाता है, क्योंकि उससे हम लेवल कम होंगे ना। ठीक है, अगर मैं आज अगर मैं 1000 टन प्रोड्यूस कर रहा हूं, उस टाइम लेट्स सपोज 800 प्रोड्यूस कर रहा था, 200 टन बढ़ गए, 800 का 35% कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसका नंबर भी तो बड़ा होगा,
इसलिए टारगेट पुराने ले लेते हैं। ठीक है, 2030 तक। और इंडिया 40%, 2030 तक 40% हमारी इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगी। तो अभी तो नंबर बहुत ही छोटा है, अभी तो 20% से भी कम है जो बिजली हमारी रिन्यूएबल से बनती है। 2030 तक जाते जाते 40% होगा, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते कभी किसी जमाने में जाके 100% पहुंचेगा। लगे हुए अभी हम ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये तब भी हम अपनी हद से बढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया को देखोगे, इंडिया पर कैपिटा एमिशन, जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड या ये जितनी हम गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है। यानी कि जितनी पूरी दुनिया प्रोड्यूस करती है ना, उसका 1/3 प्रोड्यूस कर रहे हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा का क्या मतलब होता है? हर पर्सन। अब इंडिया की आबादी का यहाँ पे इंडिया को फायदा मिलता है, यानी कि अमेरिका में अगर पूरे पोल्यूशन को डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करेंगे, यानी कि अगर अमेरिका को मैं यही करूं, आपका पोल्यूशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, एक तरीके से एक हर पर्सन का वो आ जाएगा ना, कि एक पर्सन के कितने हिस्से का पोल्यूशन जनरेट हो रहा है एक पर्सन के बिहाफ पे, चाहे वो कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, काउंट हो रहा है। इंडिया का क्योंकि ये नंबर भी बड़ा है, ये नंबर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल, वो इसीलिए इंडिया की HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसकी इंडिया की रैंकिंग गिर गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिया, ये सारी चीजें उसमें कंसिडर की जाती हैं। देखो अगर पर कैपिटा पर्सन पे देखोगे, इंडिया पूरी दुनिया का एवरेज का 1/3 करता है, पर अगर एज अ पूरे नेशन के तौर पे हमें देखोगे, हम दुनिया के 3rd मोस्ट पोल्यूटिंग देश है। सबसे ज्यादा चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडिया, ये 3 देश सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। दुनिया का 60% से भी ज्यादा पोल्यूशन ये सिर्फ 3 देश करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 3 देश ही रुक जाएं, 60% पोल्यूशन गायब है। तो इस कारण फिर इंडिया का यहां बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है। तो ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं, देखो एक आपका एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, आपका जिसे हम कहते हैं COP16, इसके अंडर UN फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC की ना 2016 में मीटिंग हुई थी। UNFCCC ये यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये 3 C उसके हैं, यूनाइटेड नेशन और ये फ्रेमवर्क। इनकी 2016 में मीटिंग हुई थी पेरिस में। यहां पे हुआ आपका पेरिस एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज ने एग्री किया कि हमने अपना जो टेम्परेचर राइज है अर्थ का, वो 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर नहीं जाने देना। पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री ऊपर नहीं जाने देना। तो ये मेन टारगेट था, पर इसमें कोई चीज एक फिक्स नहीं की गई कि हर देश को क्या खत्म करना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं फिक्स किया गया, क्योंकि देश उस पर मान नहीं रहे थे। तो इसके अंडर एक पेरिस एग्रीमेंट के अंडर एक कंसेप्ट लेके आए, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनमें क्या है कि हर देश एक खुद नॉन बाइंडिंग नेशनल प्लान बनाएगा, हर देश अपना खुद का प्लान बनाएगा कि हम क्या करेंगे। तो हर देश खुद डिक्लेयर करेगा कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। अगर वो अचीव करते हैं तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लेवल पे तारीफ मिलेगी, नहीं करते तो क्रिटिसिज्म उठेगा। तो इसी के थ्रू आपकी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन बाइंडिंग। यानी कि अब यही पेरिस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ है, अगर कोई इसे नहीं अचीव करता उसे सजा कोई नहीं है, कोई उसके ऊपर पेनल्टी नहीं, सैंक्शंस नहीं, कुछ नहीं, नॉन बाइंडिंग है, किसी
जिस देश ने खुद बनाए हैं ना, उस देश को भी वो मानने जरूरी नहीं करना तब भी नहीं करेंगे, ठीक है, सा क्रिटिसिज्म हो जाएगी, तो ये भी तरीका है। क्लियर है? तो यही चीजें यहां लिखी, ठीक है। जो हर कंट्री अपने ये नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बना रही है, वो क्लाइमेट न्यूट्रल 2050 तक होने के लिए बना रही है। न्यूट्रल वही जितना तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हो। उसके बाद हमने 2 डिग्री से नीचे रखना टेम्परेचर, और कोशिश करनी है 1.5 से नीचे रहे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस की वैसे एमिशन बढ़ानी है, हार्मफुल इफेक्ट्स को कैसे अडेप्ट करना है उसके बारे सोचना है, और फाइनेंशियल फ्लो, पैसा कहां से आएगा इन सारी चीजों के लिए, उसके लिए सोचना है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? नेक्स्ट है आपका एक प्राइस इंडेक्स, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कल की इकोनॉमी की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन रहा है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 2 होते हैं, आज एक पेपर में आया है सीपीआई। क्या है इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का क्या मतलब होता है? रिटेल का मतलब होता है जो भी तुम्हें सामान मार्केट में बिक रहा है, हाँ, जो प्राइसेस पे तुम खरीदते हो उसे रिटेल कहते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी कम होके 5.3% पे पहुंच गई है अगस्त में, जुलाई में 5.6 थी, ठीक है। ये अभी भी हायर साइड पे है, क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन जो टारगेट है ना, वो है आरबीआई इंडिया में इन्फ्लेशन मैनेज करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, पर मेन जो टारगेट दिया हुआ है वो आरबीआई को दिया हुआ है। वो टारगेट क्या है कि हमें इन्फ्लेशन 4% पे मेंटेन करनी है, और उसके साथ थोड़ी सी उसे लिमिट दी है +-2, यानी कि कम से कम 2% हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 6%। इसी के बीच बीच में आपकी इन्फ्लेशन घूम सकती है, पर ये हायर साइड है ना, 6% के पास है इस कारण, और सबसे आइडल फिगर है 4% जो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? ये आपके इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने का इंडेक्स है, जो आपके गुड्स और सर्विसेज जो भी कंज्यूमर यूज करते हैं उनके अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन आती है उसे ये मॉनिटर करता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी एक फिक्स लिस्ट है, जैसे फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन, हर सेक्टर को देखा जाता है कि उनमें कितनी महंगाई हो रही है, और उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है सीपीआई। क्लियर है? ये डब्ल्यूपीआई से इसी तरीके से अलग है। डब्ल्यूपीआई जो है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, और जो इस साल के यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो उसमें लाइन में क्या फर्क था, वही सेम स्टेटमेंट पीसीएस में भी थी। ये सीपीआई जो है आपका, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, डब्ल्यूपीआई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, उसमें सर्विसेज नहीं आती, ठीक है। क्लियर है? उसमें सर्विसेज नहीं आती। तो आपके 4 सीपीआई निकलते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कितनी इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, रूरल लेबरर्स के लिए, और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए। नॉन मैनुअल क्या होता है? मैनुअल वर्क क्या होता है? लेबर तो हर इंडस्ट्री में ही है। नॉन मैनुअल मशीनरी है, हाँ जी, मशीनरी, नहीं ऑटोमाइजेशन। इस वर्ड का इसके एक्चुअल मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैनुअल वर्क होता है जिन्हें स्कैवेंजिंग कहते हैं, जो आपके जैसे ये ना कामों पे बैन लगा हुआ है मैनुअल वर्क पे, जैसे किसी को बिना सेफ्टी गियर के गटर साफ करवाना, ठीक है। तो वो जो काम है ना, उन्हें मैनुअल लेबर कहते हैं। जो आपके टॉयलेट पाइप्स हैं वो साफ करवाना, गटर साफ करवाना, ये जो सबसे डेरोगेटरी वर्क्स हैं इन्हें मैनुअल वर्क कहते हैं,
बाकी सारे काम आपके नॉन मैनुअल वर्क, ठीक है। तो आपके, क्योंकि इंडिया में ना इस चीज की हिस्ट्री रही है कि ये जो काम है ये कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम से जोड़ दिए गए हैं। आपकी इवन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बात बहुत पुरानी है, रिसेंट ईयर्स में भी ये कई बार कंट्रोवर्सी बन गई है। सरकार ऐसे जब लेबर ढूंढने पे आती है, सरकार ने लिटरली कई जगहों पे आपकी एडवर्टाइजमेंट में ये तक पोस्ट किया है कि हमें लोअर कास्ट के लोग चाहिए, और वहां पे कंट्रोवर्सी, ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बनेगी। सरकार ऐसी ऐड कैसे दे सकती है, ठीक है। तो आपकी मध्य प्रदेश की, मतलब ये लास्ट ऐड कोई आई थी मध्य प्रदेश की ना, किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐड जारी की थी मतलब मध्य प्रदेश स्टेट में कोई थी, उन्होंने ऐसी ऐड जारी कर दी थी। तो लोगों में ऑब्वियसली गुस्सा जागेगा, पर इन कामों को मैनुअल वर्क कहते हैं, ठीक है। इन्हें कभी भी कास्ट बेस नहीं एक तो किया जा सकता। दूसरा, अब रिसेंट टाइम में इस चीज को भी क्राइम बना दिया गया। पहले क्या होता था, जब ये गटर ये सब कुछ क्लीन होते थे ना, जो लोग करते थे वो कोई सेफ्टी गियर नहीं पहनते थे, नॉर्मल ऐसे ही उसमें डुबकी लगा देते थे साफ करने के लिए। पर गटर आपका बीमारियों का घर है, तो लॉन्ग टर्म में उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है जो ये काम करते हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं डाला हुआ। तो फॉरेन कंट्रीज में इसी कारण या तो रोबोट्स यूज करने लग गए हैं, या अगर लोगों को जाना पड़ता है तो प्रॉपर सील्ड गेयर होता है कि एक पानी का बूंद भी अंदर ना जा सके, उसके अंदर से वो डाइव लगाते हैं। तो अब इंडिया में भी ये बोला गया है कि ऐसे गियर्स प्रोवाइड करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जरूरी है, और तभी वो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? नेक्स्ट इज बायो डीकंपोजर। बायो डीकंपोजर क्या होता है? डीकंपोजर क्या होता है? किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने वाली चीज, तोड़ने वाली चीज डीकंपोज करके, है ना, ठीक है। तो आपके बायो डीकंपोजर आपके एक स्पेशल, आपके सरकार के ही पूसा, पूसा क्या है? आपकी सरकार की ICAR की एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है पूसा। पूसा के सीड्स भी आते हैं, पूसा की मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पूसा। पूसा ने अपना बायो डीकंपोजर बनाया है। ये बायो डीकंपोजर कहाँ काम आएगा? देखो, अभी फार्मर्स को जब आपकी कौन से क्रॉप का सीजन आ रहा है? राबी, हाँ बिल्कुल, राबी का सीजन आ रहा है। कौन सा खत्म हो रहा है? खरीफ। खरीफ और राबी के बीच में एक्चुअली किसान अपने खेतों को पहली बार आग लगाते क्यों है? पर रेजिड्यू को खत्म करने के लिए, ठीक है, ताकि जमीन तैयार हो जाए। पर इतनी जल्दी क्या है जमीन तैयार करने की? महीना रुक जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपकी सिर्फ 15 दिन का मार्जिन होता है हार्वेस्ट और सोइंग के बीच में, सिर्फ 15 दिन है। तो तुम एक्चुअली सॉइल को रेस्ट नहीं दे सकते, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि उसे सेटल डाउन होने दे सको। तो सबसे आसान तरीका ये 15 दिन में सारे वेस्ट को खत्म करने का मिलता है कि आग लगा दो, आग से सब खत्म हो जाएगा। तो पर इससे क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपके जो पीछे रह जाता है उसे कहते हैं राइस स्ट्रॉ, या पैडी स्ट्रॉ कह लो या राइस स्ट्रॉ कह लो, वो जो पीछे घास था उसका छोटा मोटा उसे स्ट्रॉ कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था काला धुआं पैदा करने वाली कौन सी चीज होती है, क्या जलता है? सिलिकॉन। सल्फर बोला ना आपने? हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा कहीं मैंने सुनने में गलती कर दी, मैंने इसलिए दोबारा पूछा, ठीक है। सिलिकॉन होता है इसके अंदर, इसी कारण ही काला धुआं पैदा करता है, और जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए भी, तो आसपास जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए बहुत हार्मफुल है। पर अब करें तो क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पूसा ने एक नया बायो डीकंपोजर बनाया जिसका 2019 में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ था और पायलट प्रोजेक्ट में, और उसकी स्टडी लास्ट ईयर दोबारा से दिल्ली की लोकेशंस में करवाई गई, और अब फाइनली आपके ये इस साल
सोचा जा रहा है अभी कि आपके वही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे स्टबल बर्निंग है, यहाँ पे आपके किसानों में ये बांटा जाए। ये बायो डिकम्पोजर क्या करेगा, ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है, ये सारे जितना वेस्ट रह गया ना बस उसके ऊपर छिड़काव करना है। ये ऐसा बायो डिकम्पोजर है, मतलब आपके एक तरह से बैक्टीरिया वो सब कुछ है जो सब खा जाएंगे। ये जब खा जाएंगे सब कुछ, पीछे ये सारा जो छोटे छोटे उसके कण थे वो सारे के सारे सॉइल में गिर जाएंगे। उसके कारण जो स्ट्रॉ के अंदर नाइट्रोजन या ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजिंग चीजें हैं ना, जो फर्टिलाइजर है, वो सारा सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो एक तो जलाना नहीं पड़ेगा, दूसरा अपने आप ये बायो फर्टिलाइजर मतलब का काम कर देंगे। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इसी से ही अगली चीज जो ऑर्गेनिकली बनेंगे उन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे एक लास्ट ईयर यूपीएससी के पेपर में आया था बायोचार। बायोचार क्या होता है, ये ना लकड़ को बहुत ही लो ऑक्सीजन लेवल पे जला के, मतलब वैसे लकड़ को जलाओगे काली पड़ जाएगी, ठीक है, उसका कोयले जैसी चीज बन जाती है, ठीक है, पर अगर उसे लो ऑक्सीजन पे जलाए जाएंगे ना, वो ग्रे से कलर का लुक ले लेती है। वो जो लो ऑक्सीजन में जल के जो ग्रे से कलर की तैयार हुई है ना, वो बायोचार होता है, लकड़ से ही बना है ना, पर वो बहुत ही फर्टिलाइजिंग चीज होती है। तो वो पूरे खेत पे स्प्रे करोगे, सारा खेत फर्टाइल हो सकता है। हाँ जी, सॉइल बर्निंग के कारण सॉइल को बहुत नुकसान होता है। सॉइल के अंदर के सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए, जितने अंदर मिनरल्स थे वो भी तो जल जाएंगे। जब क्या कहते हैं आपकी ये सारी आग लगी हुई है, अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बन जाएंगे, वो भी निकलेंगे। सी फर्टाइल वही चीजें हैं जो प्लांट का रिमेन रह गया ना, वो फर्टाइल है। पर अगर मैं प्लस और माइनस को गिनूं, माइनस ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं करती, पर जितनी फर्टिलिटी लूज हुई है उतनी गेन नहीं होती। तभी तो हमें दोबारा से फर्टिलाइजर यूज करने पड़ जाते हैं, नहीं तो करने ही ना पड़े। ठीक है, यहां तो ऐसा होना कि हम स्टबल के बाद फर्टिलाइजर लगा ही नहीं रहे, तब भी लगा रहे हैं। अगला फेस्टिवल एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके इंडिया में ना कुछ इलाकों में कुछ फेस्टिवल्स बहुत मशहूर हैं। जैसे दशहरा, मैसूर का दशहरा बहुत मशहूर है, क्योंकि वहां पे राज परिवार है आपका। कौन सा राज परिवार? वोडेयार। वो बहुत ही शानो शौकत से आपका दशहरा मनवाते हैं। उसके लिए पूरी हाथियों की परेड निकाली जाती है, बहुत बड़ी लाइटिंग होती है, पूरी एक रैली जैसा, मतलब पूरा फेस्टिवल चलता है ये बहुत बड़ा। ठीक है, पूरे 10 दिन का फेस्टिवल होता है, नवरात्रि से शुरू होके विजयदशमी तक ये सारा फेस्टिवल चलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके नगर होल के वहां से हाथी मंगाए गए हैं। ठीक है, वो हर साल ही नगर होल से हाथी आते हैं आपके। नगर होल क्या है? ये आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, मतलब एक्चुअली नगर होल से नहीं पकड़े गए वो, उसी के पास में जो इलाके हैं वहां, क्योंकि हाथी कई लोगों ने भी पाले होते हैं। अरे तो हमेशा देखोगे ना, जहां पे नेशनल पार्क होंगे और जिन नेशनल पार्क में हाथी रहते हैं, वहां के लोकल लोगों ने अपने खुद के भी हाथी कई बार पाल के रखे होते हैं। एक तो टूरिज्म के काम आ जाते हैं, ठीक है, कि हाथी की सवारी करवा देते हैं, और दूसरा खुद के ट्रैवलिंग के काम भी आ जाते हैं। ठीक है, मेन टूरिज्म का काम है। तो इसीलिए उनके लिए भी सबसे बड़ी कमाई है कि हर साल दशहरा में उनके हाथी लगने ही लगने हैं। नहीं, ऐसे किसी जानवर को कहीं और लेके जाने की परमिशन नहीं मिल सकती, सिर्फ रीलोकेशन की परमिशन मिलती है, वो भी गवर्नमेंट के कहने पे। हाँ बिल्कुल, हाँ जो कंडीशनल है। किसका? लोकी? लोकी का मतलब कोई इस साल, दिस ईयर्स लोकी दशहरा इस साल ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, कम नहीं तो, क्योंकि कोविड के चलते हुए लास्ट ईयर भी लोकी था ये,
इस साल भी लो की, मतलब आराम से बस शांति से सेलिब्रेट हो जाएगा। नहीं तो 2019 तक ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, एक मेजर फेस्टिवल माना जाता था आपके मैसूर में, इंडिया में भी दूर दूर से लोग देखने जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये आपके हिंदू कैलेंडर में अश्विन जो महीना है उसमें पड़ता है, ठीक है, 10th डे ऑफ अश्विन उसमें पड़ता है। ग्रेगोरियन में वही सितंबर अक्टूबर जब आपका दशहरा होता है, दशहरे के टाइम ही मनाया जाता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर वही जो हम यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, ये आपके देसी कैलेंडर हो गए। तो दोनों चीजें क्लियर है। इसी से आता है आपका नगरहोल नेशनल पार्क, आपके कर्नाटका में ये पड़ता है, ऑब्वियसली मैसूर में आए तो कर्नाटका में ये भी वहीं पड़ेगा। ये इंडिया का 37th टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1999 में। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का भी हिस्सा है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर में कौन से नेशनल पार्क आ जाते हैं? बंदीपुर, मुद्दुमलाई, वेनाड, ये तीनों मिलके बनाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर। इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। हाँ, एक और आएगा। हाँ, कहाँ लिखा है? हाँ, नगर होल भी है, मतलब ये चार हो गए, ये इसका नाम रह गया। हाँ, साइलेंट वैली उसका कोर बनेगी, वो तो अंदर ही आ गया ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क्स की लोकेशन देख लेना, इन चारों को ज्वाइन करके जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसका पूरा मैप देख लेना, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में पड़ता है। ये कर्नाटका, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये आपका केरला। ठीक है, ये अलग अलग में है। क्लियर है। तो आपके नगरहोल नेशनल पार्क की बात की जाए, यहां पे वेस्टर्न घाट के वहां से शुरू होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, और उसके बाद केरला को ये एंटर कर जाते हैं, मतलब केरला की साइड को मूव करते हैं नीचे को। उसके बाद इस पार्क के नॉर्थ वेस्ट में बंदीपुर पड़ता है, कबिनी रिजर्व पड़ता है बंदीपुर और नगरहोल के बीच में। तो आपके नॉर्थ वेस्ट में बंदीपुर आ गया, बीच में थोड़ा फॉरेस्ट का एरिया है कबिनी, जो किसी नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है, बस रेजर्वायर है, सॉरी पानी है, सॉरी गलती से, ये पानी है बीच में, रेजर्वायर, और यहाँ पे आपका नगरहोल। ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? हाँ जी, इन्फ्लेशन कैसे मेजर करती है आपकी जो मार्केट में? ये देखो, अलग अलग ना इन्फ्लेशन के लिए क्या होती है, अलग अलग कॉमोडिटीज की ना बास्केट्स बनाई हुई है सरकार ने, फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, इनके प्राइजेस को ट्रैक किया जाता है मार्केट में। इनके प्राइजेस को देखते हुए सरकार देखती है, अब देखो पिछले होता क्या है, देखो इन्फ्लेशन वैसे ही दो तरीके से होती है, एक होती है मंथ ऑन मंथ और एक होती है ईयर ऑन ईयर। लेट्स वो मंथ ऑन मंथ की बात करते हैं। आपने मेजर करनी है 15 सितंबर को क्या इन्फ्लेशन हो रही थी। आप देखोगे 15 अगस्त को इन सारी चीजों के प्राइसेस क्या थे। जैसे लेट्स सपोज मैंने इन्फ्लेशन, एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं कि मैंने देखनी है आपके पेट्रोल में कितनी इन्फ्लेशन हुई है। पेट्रोल के दाम यहां कितने थे, लेट्स सपोज यहां 100 थे, ठीक है, यहाँ पे अब इमेजिनरी चीज 90 हो गई, 95 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके ये प्राइसेस कम हुए तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन गिर गई है, डिफ्लेशन हो गई है। ठीक है, महंगाई कम हो गई है। यही बढ़ेगी तो बढ़ रही है, ये कम होगी तो। क्लियर है। तो इस तरीके से एक बेस लेना तुम्हें जरूरी है, क्योंकि बेस से ही तो बता सकते, इसे कहते हैं बेस। बेस से कितनी इन्फ्लेशन हुई है, ये मंथ ऑन मंथ भी हो सकता है, ईयर ऑन ईयर, यानी कि लेट्स सपोज इसी को 15 सितंबर
2021 को तुम मेजर करने बैठे, 15 सितंबर 2020 को आपकी कितनी इन्फ्लेशन थी, तो उसमें ईयर ऑन ईयर पूरे एक साल हो गया ना, एक साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई है, इस तरीके से मेजर करके। तो सरकार फिर यहाँ पे क्या करती है कि देखो यहाँ पे तो फ्यूल के प्राइसेस ऐसे वेरी कर रहे हैं, वहां पे अगर फ्यूल के प्राइसेस सिर्फ 98 से बढ़ के 100 हुए हैं, सरकार कहते हैं मिनिमम से तो इन्फ्लेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ हाइड्रो पावर या लार्ज हाइड्रो, उसे नॉन रिन्यूएबल में डालोगे क्योंकि मेन आपके लार्ज स्केल है, लार्ज वाले रिन्यूएबल में नहीं आते, स्मॉल वाले आते हैं, जो माइक्रो है ना हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो हाँ वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा एक्सकाट वाला। क्लियर है? किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।